हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की कक्षा 6 का जो हमारी सीक्वेंस चल रही है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 6, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इसका नाम चैप्टर का है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। पढ़ेंगे क्या क्या इसमें कि लोग बाग उस टाइम पे राजा कैसे चुनते थे। इसके अलावा जनपद पढ़ेंगे, महाजनपद क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। इसके अलावा मतलब शासक का चुनाव कैसे करते थे, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कैसे कैसे इनका आगमन हुआ, तो इन सब के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इमेजिंग सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर को। तो स्टार्ट में मतलब कि इसमें स्टार्टिंग में जो कहानी बता रखी है हर चैप्टर की भांति इसमें भी जो शुरुआत करने की वो ही है कि मतलब ये इस लड़के का नाम है शंकरन। जो उठता है तो देखता है तो इसके जो नाना नानी जी हैं वो वोट डालने जा रहे थे। तो दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वे आज अपने शासक का चुनाव, शासक मतलब जो उन पर शासन करेगा, उनसे रिलेटेड मतलब जो निर्णय लेता है सारे, तो उसका चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, मतलब वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो ये सोचने लगता है कि पहले के लोग मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई है शासन की, राजा वगैरह चुनने की, और पहले कैसे लोग शासन चुनते थे। तो जो पहली सब हेडलाइन है वो है हम लोग शासक कैसे बने, मतलब कुछ लोग पहले स्टार्टिंग में शासक कैसे बने। जो लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासक को चुनाव में मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 वर्ष जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान लागू हुआ 1950, तब से हम क्या करते आ रहे हैं, जो वोट डाल के चुनाव के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव तो करते आ रहे हैं। अब लेकिन बहुत से पहले लोग शासक कैसे बनते थे। अध्याय 5 में हमने यह पढ़ा है कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब बड़े बड़े यज्ञों का मतलब आयोजन करके राजा के रूप में कैसे प्रतिष्ठित हो गए इसके बारे में समझते हैं। एक यज्ञ कराते थे पहले कौन, ये लोग जो शक्तिशाली लोग जो होते थे, जो शक्तिशाली राजा होते थे, वो एक यज्ञ कराते थे जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। इससे होता क्या था, इसमें होता था कि एक घोड़े को राजा के लोगों को की देख रेख में ऐसे छोड़ दिया जाता था, स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका जा, किसी ने रोक लिया कि अपने मतलब किसी दूसरे राजा के जो राज्य है उसमें अगर ये एंटर कर जाता था घोड़ा, उसने रोका, तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। जिसको घोड़े मतलब जिस राजा ने घोड़े को स्वतंत्र छोड़ा है ना, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था जो रोकता था। जैसे आपने रामायण में देखा होगा जो लव कुश ने भगवान श्री राम के जो अश्व था उसमें अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े को रोका था, उन्होंने युद्ध भी लड़ाई की थी। ये तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो वो वही सीन है यहाँ पे भी कि उन्होंने घोड़े को अगर जाने देते, अगर जिस राज्य से होता हुआ घोड़ा चला गया तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये मान लिया जाता था। मतलब में उसकी पराधीनता स्वीकार कर लेते थे। बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता था। और वे जो राजा थे जिनके राज्य से होके जो घोड़ा था वो विचरण करता हुआ गुजरता था, उनको अगर वे रोकते नहीं थे तो उनको इस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लाते थे, मतलब उनको उपहार दे के सम्मानित भी किया जाता था जो राजा थे। और वे खुद भी राजा के लिए जो यज्ञ कर रहा है उसके लिए भी उपहार लेके आते थे, मतलब गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। इन सभी आयोजनों का जो राजा का मुख्य स्थान होता था, मतलब इन सभी आयोजन में मेन कौन होता था, राजा या लीडर, तो उसका जो मुख्य स्थान था वे राज सिंहासन पर या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठते थे। मूवीज़ में देखा होगा कि राजा का सिंहासन, कई म्यूजियम वगैरह में भी अगर घूमने गए हो तो वहाँ पे देखा होगा राजा का सिंहासन। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी भी उसका सहचर होता था, मतलब जो सारथी कौन होता था, जो घोड़ों का नेतृत्व मतलब घोड़ों को युद्ध क्षेत्र में ले जाता था, चलाता था, घोड़ों कंट्रोल करता था, और वो सारथी उस राजा का सारथी सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय जो उसका सारथी जो सहचर होता था वो क्या करता था, जैसे यज्ञ के अवसर होंगे जब यज्ञ चल रहा होता था तो राजा ने जो भी विजय प्राप्त की है उनके गुणों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनके रानियों, पुत्रों और कई छोटे छोटे अनुसार, मतलब रानियाँ अलग से और उनके बेटे जो हैं राजकुमार वगैरह वे भी अलग अलग छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। और अन्य सारे जो आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ
यज्ञ मतलब और जो जिन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था उनका काम क्या रहता था, उनका काम सिर्फ इतना रहता था कि वे बैठ के शांति से ये जो यज्ञ हो रहा है उसको देखे बस। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव करता था, साथ ही साथ अन्य अनुष्ठान भी किए जाते थे। विष अथवा वैश्य, विष शब्द किसके लिए, वैश्यों के लिए। जैसे सामान्य लोग क्या लाते थे उपहार, लेकिन जो शूद्र होते थे जिनको उस टाइम पे जो नीचे मतलब बहुत नीचे दर्जे का नीचे क्या जात वगैरह के मानते थे उनसे क्या थे, वे अनुष्ठानों में उनको शामिल ही नहीं होने दिया जाता था। मतलब वैश्य तो आते थे, उनको उपहार भी लेके आते थे, लेकिन शूद्रों को इसमें शामिल नहीं होने दिया जाता था इन अनुष्ठानों में। अब ये वर्ण कैसे बने उस टाइम पे, वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण जाति वर्ण उसका क्या सीन था। तो वर्ण मतलब होता है कि उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में जो ग्रंथ रचे गए थे, जैसे ऋग्वेद वगैरह हो गए और भी सारे ग्रंथ ज़्यादातर कहाँ रचे गए थे, गंगा यमुना के क्षेत्र में। तो ऋग्वेद के बाद रचे जाने वाले जो भी ग्रंथ ऋग्वेद की हम कल बात कर रहे थे कि पिछले चैप्टर में कि वो 3500 ईयर पुराना है, और उसके बाद में जो ग्रंथ रचे गए वो उनको क्या बोला गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से शेष जो 3 वेद हो गए, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का एवं उनके संपादन की विधियाँ बताई गई है और सामाजिक नियम बताए गए हैं कि क्या क्या इन सारे में, सामवेद में गायन और यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में कैसे कैसे जो विधियाँ थी अनुष्ठानों की वो सारे इसमें बताई गई थी शेष के उत्तर वैदिक ग्रंथों में। जो ऋग्वेद के बाद रचे गए उनको क्या बोला गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे पुरोहित कौन होते थे, पुरोहित सामान्य ब्राह्मणों को पुरोहित हो गए। कई सारे समूह थे उस टाइम पे समाज पे, जैसे पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए, कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, व्यापारी, शिल्पकार हो गए, श्रमिक हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए और जंगल में रहने वाले लोग थे। कई सारे वर्ग थे, समूह थे, उनको अलग अलग वर्ग में डिवाइड कैसे किया। जहाँ कुछ पुरोहित या योद्धा वैभवशाली थे, वैभवशाली मतलब जिनके मतलब 3 डिवाइडेशन हो गए यहाँ पे समाज के स्तर पर। वैभवशाली वो जिनके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा थी, मतलब एक तो, और दूसरे नंबर पे आते हैं वही कृषक एवं व्यापारी। धनवान मतलब पैसे थे, अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे, लेकिन वैभवशाली वो होंगे जिनके पास धनवानों से भी बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। वैभवशाली मतलब भौतिक सुविधाओं की भी कमी नहीं होगी किसी प्रकार से। इसके अलावा जो तीसरे अंतिम छोर पर आते हैं उनको पशुपालक, शिल्पकार, जो मछली पकड़ने वाले हो गए, श्रमिक हो गए, शिकारी और जो भोजन संग्रह करते थे कौन थे, गरीब, पुअर मतलब निर्धन लोग थे। अब जो ब्राह्मण थे, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसको वर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ वर्ण की बात हो रही है। इनको 4 वर्णों में लोगों को विभाजित कर दिया। तो इनके अनुसार जो सबसे उच्च जाति थी, वो जो उच्च वर्ण था, जो पहला वर्ण, उसमें बोला गया ब्राह्मणों को मतलब पुरोहितों ने स्वयं को शामिल किया। ये जो सबसे पहला वर्ण है, इनका काम क्या होता था, इनका काम होता था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, और इनके लिए उसको क्या मिलता था, उपहार मिलते थे। इन्होंने ऐसी ऐसी रीतियाँ बनाई कि भाई यज्ञ करवाना जरूरी हो जाए, बहुत सारे इनको उपहार मिलते थे। दूसरे नंबर पे जो आते थे इनके द्वारा बनाई हुई रीति में क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय होते थे योद्धा, जो युद्ध का काम करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। तीसरे नंबर पे आते थे विष या वैश्य, मतलब वैश्य। इनका काम क्या होता था, इनमें कृषक आ जाते थे, पशुपालन, व्यापारी, जो राजा के लिए भोजन वगैरह का काम करते थे, व्यापारी वगैरह इसी में आते थे। और क्षत्रिय एवं वैश्य जो थे दूसरे और तीसरे नंबर पे जो आते थे, क्षत्रिय और वैश्य, उनको यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, मतलब वैश्य भी यज्ञ कर सकते थे। वर्णों में जो अंतिम आते थे शूद्रों, और इनका काम क्या था, इनका काम था जो ऊपर के 3 वर्ण थे, जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य, इनकी सेवा करना, ये काम था शूद्रों का। और ये कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे, और औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो ऋग्वेद का जो काल था, ऋग्वैदिक जो काल था, उस काल में महिलाओं ने जो भी ऋग्वेद में जो लिखे गए थे, जो भी मतलब, तो महिलाओं में बराबर पार्टिसिपेशन लिया था। मतलब महिलाओं के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे श्लोक वगैरह रचे गए थे, बहुत सारे साहित्य रचा गया था। ऋग्वैदिक काल की बात है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो महिलाओं को ना तो वेद पढ़ने का अधिकार था और ना लिखने का, इनको शूद्रों के समान माना जाता था। ये उत्तर वैदिक काल की स्थिति थी कि महिलाओं के साथ असमानता कैसे होने लगी थी। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर। हाँ, एक बात ये याद रखने की कि यहाँ पे जो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ग व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी, धीरे धीरे कर्म आधारित हो गई थी। जैसे आप जैसा काम करोगे आपको
उन वर्णों के लिए उस आधार पर आपका वर्ण डिसाइड होता था। तो यहाँ पे जन्म के आधार पर था कि आप अगर वैश्य की जाति में जो वैश्य लोग थे पहले से, उनके अगर जन्म लोगे तो आप वैश्य हो जाओगे। आप क्षत्रिय के जन्म लोगे, क्षत्रिय के परिवार में जन्म लोगे, क्षत्रिय। तो ये जन्म आधारित था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों ने बाद में कुछ लोग अछूत मान लिया गया, मतलब क्षुद्रों से भी नीचे जाके कुछ लोगों को क्या अछूत मान लिया गया। अछूत वर्ग में क्या कौन आते थे, जैसे शिल्पकार, शिकारी हो गए, भोजन संग्रहण करने वाले जंगलों से। साथ ही साथ वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने का काम, जलाने का काम करते थे। इन लोगों से अगर कोई संपर्क करता था तो उसको अपवित्र माना जाता था, मतलब अछूत, शूद्र से भी नीचे, जिनको मतलब छूना तक अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, मतलब ये इनके भी कन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष चलता रहता था कि क्योंकि पुरोहितों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें पुरोहित जो ब्राह्मण थे उन्होंने सबसे अव्वल दर्जे पे खुद को रखा था। लेकिन कुछ राजा मानते थे कि पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त आज भी ये कन्फ्लिक्ट चलता है। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित समझने लगे। देखो यहाँ पे आ गया कर्म आधारित व्यवस्था, तो बातें होने लग गई थी तभी। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। ऐसा कौन चाहते होंगे? ऐसा वे लोग चाहते होंगे जो शूद्र होंगे, जिनको अधिकार नहीं था ज़्यादा, वे चाहते होंगे कि उनको भी अधिकार हो अनुष्ठान करने का। कुछ लोग छुआछूत की आलोचना की। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे जो इन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, वहाँ पे असमानता बहुत कम थी। इसका मतलब क्या था कि सभी लोगों को ऐसे बराबरी के दर्जे से देखा जाता है, मतलब कोई छुआछूत नहीं थी, कोई भी काम कर सकता था। तो जहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित रहा करता था, मतलब जहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा नहीं थे, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था देखी जाती थी कि वहाँ पर जो आर्थिक असमानता थी बहुत कम थी। अभी राजा का राज्य से रिलेटेड अब जनपद को पढ़ेंगे। क्या होते हैं जनपद? जनपद क्या होते हैं? महाजनपद क्या होते हैं? महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों का राजा हो गया। जनपदों का मतलब क्या होता है? जन के बसने की एक जगह। जनपद का मतलब शाब्दिक अर्थ, जन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? जन मतलब जनता, जनता के बसने की जगह होती थी जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई सारी बस्तियों की खुदाई की है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि दिल्ली जो है उसके जो पुराना किला है, दिल्ली में जो पुराना किला है, और उत्तर में मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया। उत्तर प्रदेश के दो स्थान बता रखे, हस्तिनापुर और एटा। दिल्ली में पुराना किला के पास अंतरंजी खेड़ा, ये उत्तर में मिले हैं। मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास मिले हैं अतरंजी खेड़ा। इनके प्रमुख जो जनपद हैं कुछ जो खुदाई में मिले। खुदाई से पता चलता है कि लोग जो है ना झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों को पालते थे, और भी बहुत सारे जानवर। इसके अलावा चावल, गेहूँ, धान, जौ, चना, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये जनपद जो मिले हैं। अभी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ये जो एक दूसरा एक वो दे रखा है, कटोरा वगैरह, कटोरा के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। जैसे देखो इधर से देखोगे ये क्या है? चित्रित दूसरे पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ होती थी, कटोरियाँ मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतले होते हैं, इनकी सतह देखो कितनी बारीक है, कितनी पतली होते हैं। इनसे अनुमान लगाए बहुत सुंदर एवं चिकने होते थे। शायद इनका प्रयोग किसी खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, जो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। हमने देखा है चित्रित दूसरा बांध था, जो कितनी इसकी जो ये सतह जो है ये बनाई हुई कितनी पतली, तो बहुत सुंदर है। इस पर जो वगैरह चित्रकला व चित्र वगैरह और बने हुए हैं, जिनसे कि इसके बारे में क्या अनुमान लगाया गया है कि ये जितना पतला पात्र है वो इतना सुंदर दिख रहा है, तो कुछ विशेष अवसरों पर इसको यूज़ किया होगा ऐसे बर्तनों का। तो इन पर जो चित्रित दूसरे पात्र के रूप में भी जाना जाता है। बर्तनों पर चित्रकारी की गई हमने देखा है। ये दरअसल सरल रेखा एवं ज्यामितीय आकार के रूप में ये चित्रकारी की गई है। अब महाजनपद क्या होते हैं? क्योंकि हमने जनपद पढ़ा, जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद क्या हो जाएगा? जैसे महाजनपद में जैसे जनपद है, जनपद जिसमें बहुत सारे जनपद एक जगह, बहुत सारे जनपदों के ऊपर एक महाजनपद। तो ऐसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे बहुत सारे जिले, एक राज्य में बहुत सारे जिले और जिलों को हम जनपद मान ले तो एक पूरा राज्य हो जाए महाजनपद। ऐसे करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ जनपद अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, मतलब जो जिनको बहुत बड़े आकार के थे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी।
कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, चारों ओर लकड़ी ईंट पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवारें खड़ी करके अपनी समृद्धि की मतलब दिखाते थे कि शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अपने जैसे जो जनपद, अपनी जो राजधानी है उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे किले बना के, ऊंचे ऊंचे दीवार बना के, कुछ तो ये तो सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कि वो आसानी से आक्रमण ना कर सके, और दूसरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं ना, उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना, उन लोगों पर और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना राजा के लिए क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। इस तरह जो विशाल दीवार बनाने वाले व्यापक योजना की आवश्यकता थी, लोगों की लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। मतलब ये जो राजा के राजमहल के चारों ओर जो परकोटे, जो दीवार बनाई जाती थी, तो उसके लिए लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों को, बच्चों को अथक परिश्रम करना होगा, और इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। अब राजा क्या था, क्योंकि उत्तरवैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि राजा कोई स्थायी सेना नहीं थी, जबकि उत्तरवैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि राजा सेना रखने लगे थे, स्थायी सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे थे, पूरे साल पर रखा जाता था सिपाही। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और आहत सिक्कों, पृष्ठ संख्या 92 में, ये हम नीचे देखेंगे। तो मतलब इसमें उत्तरवैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में डिफरेंस भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये कि ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी राजा के पास, और मतलब स्थायी सेना ही नहीं, स्थायी कोई साम्राज्य स्टेबल नहीं था। एक बस एक व्यक्ति को चुन लिया जाता जो अधिक कुशल और योग्य था। यहाँ पे क्या था, राजा बहुत शक्तिशाली हो गया था, जनपद से महाजनपद में रहने लग गया था, किले वगैरह बनाने लग गया था। इसके अलावा स्थायी सेना रखने लग गया था, तनख्वाह देता था सैनिकों को साल भर। तो इसमें कुछ महाजनपद, इस मैप में कुछ महाजनपद और जनपद और महाजनपद दिए गए हैं, जैसे वैशाली, मगध के बारे में पढ़ने वाले, कौशाम्बी, उज्जैन, हस्तिनापुर, गांधार, ऐसे 16 महाजनपद थे, कुल 16 महाजनपद थे। इसके अलावा अवंती, मतलब बहुत जो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। यहाँ पे देखो एक कौशाम्बी किले की दीवार है, यह चित्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इस भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ होगा। देखो ये दीवार, अब आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी, तो इस मैप में दिख रही है ये। तो ये चारों तरफ जब किले की एक बड़े क्षेत्र में इनको बनाया जाता होगा, तो कितने तो इसमें संसाधन लगते होंगे, कितनी ईंटें लगती होंगी, कितने लोगों का परिश्रम लगा होगा इसको बनाने में। अब क्या कर, टैक्स का क्या सीन होता था, मतलब टैक्स कैसे वसूला जाता था, टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टैक्स, कर, क्योंकि राजा क्या करते थे, विशाल विशाल किले बनवाएंगे, बहुत सारी सेना रखेंगे, तो उनको बहुत सारे संसाधन तो चाहिए ईंट वगैरह बनाने के लिए, तो पैसे भी चाहिए उसके लिए, और कर्मचारियों को देने के लिए, वेतन देने के लिए, फिर उनके लिए पैसे चाहिए। तो लोग क्या करते थे, राजा लोगों के द्वारा समय समय पर उपहारों पर, मतलब केवल उपहार से तो ये सारा काम हो नहीं सकता था, जितने पैसे उनको चाहते थे, तो वे नियमित रूप से कर वसूलते थे। अभी कर कैसे कैसे वसूलते थे, उत्तरवैदिक काल की बात हो रही है। उत्तरवैदिक काल में कर फसलों पर लगाए गए कर का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित करते थे, जिसको क्या बोलते थे, भाग। फसल जो भी उगाते थे, फसल पर 1/6 कर लगाते थे। तो 1/6 मतलब कि अगर 6, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, 6 बोरी आपकी अगर किसी ना अनाज की, उसमें से एक आपको राजा को देनी होगी। तो इस प्रकार प्रत्येक 6 पर, मतलब 1/6 हिस्सा फसलों पर लगाया गया कर था, उसको क्या बोलते थे, भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, प्राय श्रम के रूप में चुकाया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर श्रम के रूप में, मतलब वे अपना काम देख के, अपनी मेहनत, मतलब जैसे कि अगर मंथ 1 महीने काम करना हो तो कुछ दिन राजा के लिए काम कर लेगा, इस तरीके से। लोहार एवं सोनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक को जानवरों और उसके उत्पाद के रूप में कर देना चाहिए, पशुपालकों को जानवरों एवं उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों एवं उत्पाद के रूप में कर, इसका मतलब क्या है, जो पशुपालक थे, जो पशु चारा, जो उनको क्या करते, या तो आप जो भी आपको प्रोडक्ट जो मिलते हैं, जैसे दूध वगैरह दे दिया आपने, घी वगैरह, जो भी पशुओं से जो उत्पाद मिलते थे वो दे दिया, या फिर आप जानवरों को देकर भी कर चुका सकते थे। इसके अलावा व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था, मतलब जैसे अभी भी टैक्स लगता है, खरीदता तो भी टैक्स और बेचता तो भी टैक्स। आखेट को एवं संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी।
और जैसे जैसे बुनकर हो गया, लोहार, सुनार, राजा के लिए महीने में कुछ दिन काम करना पड़ता था। ये हमने देखा था कि जैसे जो श्रम के रूप में कैसे भागीदारी निभाते थे, कैसे कर देते। तो आखेटकों को अपने जो भी सामान संग्राहक जंगल से लेके आते थे, जहाँ से भी इकट्ठा करते थे, उनको भी कुछ कुछ मात्रा में उसको राजा को देना, मतलब कर अलग अलग प्रकार से इस प्रकार लगाया जाता था कि व्यापारियों पर अगर खरीदेंगे तो बेचेंगे तो भी जिसको बेच रहे हैं उससे भी कर। इसके अलावा इस युग में जो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल कृषि में क्या परिवर्तन आए? इस युग में कृषि में दो बड़े बदलाव आए। एक तो हल का फाल अब लोहे का बनने लगा था, और कठोर जमीन की लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे का फाल आसानी से जोता जा सकता था, क्योंकि हमने देखा था उत्तर ऋग्वैदिक काल में लोहे का इतना उपयोग नहीं होता था। तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे पत्थर के बनाए जाते थे सब, यहाँ पे क्या था, लोहे का इस्तेमाल होने लग गया, लोहे का हल बनाया जाने लगा। उसकी फाल तो जो कि सूखी जो ज़मीन थी ना, कठोर जो ज़मीन थी, उसको आसानी से फाड़ सकती थी। और उनके नाम जो लोहे के जो फाल हैं, पहले जो लकड़ी के जो फाल थे, मतलब वो इसको हल वगैरह को चलाने के लिए, अब वो लोहे के बनाए जाने लगे थे। इससे फसलों की क्या बढ़ेगी, उपज तो बढ़ेगी, जो कि पहले जितना जोत सकते थे एक निश्चित क्षेत्र को, उससे बहुत ज़्यादा अब किसान जोत सकते थे। मतलब लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। धान मतलब जो चावल, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय, मतलब पहले छिड़क के बो देते थे धान, तो बहुत कम पौधे उग पाते थे। अब उपज को रोपण शुरू कर दिया। रोपण मतलब ऐसे हाथ से पकड़ के एक एक पेड़ लगा के। इससे क्या हो गया, इससे धान के पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले से ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे, ग्रो कर पाते थे, और जिससे पैदावार क्या होती थी, ज़्यादा होने लग गई थी। कमर तोड़ परिश्रम था, क्योंकि अगर नीचा धान को लगाना हो खेत में तो ऐसे नीचा होके तो कमर तोड़ मेहनत तो बहुत ज़्यादा पहले क्या था, बस छिड़कना होता था, उस टाइम छिड़क के लगाते थे तो इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। ज़्यादातर दासियों एवं जो भूमिहीन खेती हर मजदूरों को इसमें लगा दिया जाता था। अब दो महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे हम सूक्ष्म निरीक्षण में। एक मगध के बारे में स्टार्ट करते हैं। मगध हमने देखा था, पहले मैप में मगध देख के आते हैं दोबारा से। ये देखो, ये मगध रहा, और वज्जी पढ़ेंगे कुछ, तो ये वज्जी ये रहा, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ। मगध के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। पहले जनपद से महत्वपूर्ण जनपद मगध 200 सालों के भीतर बन गया था। है कहाँ ये, गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, और यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नदियाँ जो गंगा और सोन नदी मगध से होकर जाती थी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, यातायात आसान हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुँचाना। जल वितरण तो है ही, नदियाँ हैं, तो उसके अलावा ज़मीन भी उपजाऊ, क्योंकि पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी तो ज़मीन उपजाऊ मतलब ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ होने लगी थी, अत्यधिक उत्पादन होने लगा था। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा हुआ है। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करते और सेना के काम में लगा लिया जाता। हाथी, जो कि इस क्षेत्र में जंगल बहुत ज़्यादा होने का, हाथियों को सेना के काम में लगा लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा लोहे अयस्क की खदानें इस क्षेत्र में थी, तो मजबूत औजारें हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे लोहे। इसके बाद दो राजाओं के बारे में बता रखा है कि यहाँ के दो शक्तिशाली राजा हुए, एक तो बिंबिसार हुए, एक अजातशत्रु हुआ, जिसको अजातशत्रु बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले एक के बारे में। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये संभव साधन अपनाते थे, मतलब वही ही, क्योंकि मगध है तो शक्तिशाली जनपद है, तो ये एक से दूसरे जनपद को जीतने के लिए भी बहुत सारे संसाधन अपनाते। महापरमनंद एक अन्य शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र में जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया था, इस मगध क्षेत्र को उत्तर पश्चिम मतलब राजस्थान की तरफ तक फैला दिया था। और बिहार में बिहार के जो राजगृह है, तो आधुनिक इसका नाम है राजगीर। तो कई साल पहले मगध की राजधानी बनी थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है, उसको राजधानी मगध का बना दिया गया था। स्टार्टिंग में कौन थी, राजगृह बिहार, बाद में किसको, पटना, पाटलिपुत्र, आज का नाम क्या है उसका, पटना को राजधानी बना दिया गया। 2300 साल पहले की बात है, मतलब कि आज से 2300 साल पहले की बात। मैसिडोनिया का जो राजा सिकंदर था, वो चाहता था विश्व विजेता बनना। सिकंदर के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, और पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र एवं पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जो व्यास नदी है, रावी और व्यास,
इंडस को पार करता हुआ व्यास तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके जो सिपाही थे ना, उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना थी, रथ थे, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मतलब सिकंदर आया और सिकंदर गया, क्योंकि उसके सैनिकों ने मना कर दिया लड़ने से मगध के, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ पैदल रथ एवं हाथियों की बहुत बड़ी सेना मगध के पास थी। उसके बाद नेक्स्ट जो जनपद है उसके हम वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। वज्जी हमने देखा था, वही वेस्ट बंगाल के साथ में। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसके नज़दीकी वज्जी राज्य हमने देखा था। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, वैशाली बिहार। और यह अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जैसे गण एवं संघ। यहाँ पे गण और संघ शासन व्यवस्था का सबसे पहले यूज़ हुआ। यहाँ की जो शासन में गण शब्द का मतलब क्या होता है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के रूप में किया जाता है। संघ मतलब होता है संगठन या सभा। अब गण या संघ में कई शासक होते थे। कई शासक, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, बहुत सारे लोग एक साथ राय करके, सलाह मशवरा करके, डिबेट करके किसी भी चीज़ का निर्णय लेते थे, तो एक साथ लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति की राजा कहलाता था, बहुत सारे व्यक्ति, प्रत्येक को राजा बोल। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते, सभाओं में बैठकर बातचीत करते, वाद विवाद करते, बहस करते और यह तय करते कि क्या करना और किस तरह करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास एवं कामकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ पे भी देखो भेदभाव दिखाया गया। ये सारे निर्णय लेते थे बहुत सारे लोग मिलकर, जिनको सबको राजा बोलते थे, लेकिन स्त्रियों को, महिलाओं को, दासों को, इन कामकारों को इन सभाओं का हिस्सा, ये इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इसके बारे में बुद्ध और भगवान बुद्ध और महावीर के बारे में भी ये दोनों ही गण या मतलब ये बुद्ध और महावीर, जिनके मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में, बुद्ध के बारे में, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में और महावीर जैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूर मतलब आप उस चैप्टर में ज़रूर मिलिए। तो इसके बारे में ये है कि ये वज्जी से, ये जो दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत सी सजीव वर्णन मिलता है। मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, इसके बारे में हम गण के बारे में और पढ़ेंगे, गण क्या होता है इसके बारे में, जहाँ जिसमें बुद्ध और महावीर के बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे इन कहानी के बारे में। वज्जी संघ का वर्णन दिग्ग निकाय में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वज्जी संघ का वर्णन कहाँ किया गया है। दिग्ग निकाय किस ग्रंथ से संबंधित है, किस प्रसिद्ध धर्म मानो या किस से संबंधित है? ये बौद्ध दिग्ग निकाय एक संबंधित है, किससे? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है दिग्ग निकाय, और जिसमें वज्जी संघ का वर्णन किया गया है। इसमें बुद्ध के कई आख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 साल पहले इसको लिखा गया था। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहले तो ऐसे पूछ ले कि वज्जी संघ, ऑप्शन दे दे किससे संबंधित है, कहाँ से, किसमें इसका वर्णन मिलता है। नहीं, फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो दिग्ग निकाय है किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजात शत्रु या वज्जी संघ, इसके बारे में पढ़े तो एक कहानी वगैरह चलती है कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात शत्रु के बारे में हमने पढ़ा मगध। तो वे अपने मंत्री वस्कार एक मंत्री है, उसको बुद्ध के पास सलाह लेने भेजते हैं। बुद्ध ने उस मंत्री से पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्या सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि कहा कि वज्जीवासी, तब तक मतलब उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होता है कि वहाँ पे संपूर्ण सभाएं भी नियमित रूप से होते हैं, सभी लोग भाग लेते हैं। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण एवं नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन एवं उनकी बात पर ध्यान देंगे। मतलब एक प्रकार से जो बुद्ध जो है उसने मना कर दिया कि वज्जी पर आक्रमण करने से किसको, क्योंकि उनके मंत्रियों ने कहा कि वहाँ जो वज्जी है वहाँ पे पूर्ण एवं नियमित सभाएं भी होती हैं, मिलजुल कर लोग काम करते हैं, बड़ों का सम्मान वगैरह सब सही से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही उन्नति करते रहेंगे, मतलब उनको हराना आसान नहीं होगा। वज्जी में महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और बंधक नहीं बनाएंगे। ये मतलब उनकी मजबूती के लिए, कि वज्जी जो शासन था उनकी मजबूती के लिए शहरों एवं गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावली सती का सम्मान करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो उनका कहना था कि अगर ये सारी बातें हैं, अगर वज्जी में इनको फॉलो किया जा रहा है तो आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद मतलब वज्जी संघ को बहुत सारे राजा जीतना चाहते थे। इसके बाद जो 1500 जो ईस्वी आई ना,
1500 ईस्वी, जब 1500 साल तक ये वज्जी संघ मतलब राज्य चलता रहा इनका जनपद का। इसके बाद में गुप्त शासक जो आए उन्होंने गण एवं संघ पर विजय प्राप्त कर ली और अपने राज्य में मिला लिया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में। अन्यत्र मतलब किसी अन्य देश के बारे में इसी से संबंधित कुछ फैक्ट देते हैं, हर चैप्टर में देता है। तो इसमें आज किसके बारे में है, इस चैप्टर में एंथीस। लगभग 2500 साल पहले एंथीस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, इसको बोलते थे प्रजातंत्र या गणतंत्र। इसमें क्या होता था, यहाँ लगभग 200 सालों तक चलती रही। 2500 साल पहले मतलब ये व्यवस्था आई थी, 200 साल तक चलती रही। 30 साल से ऊपर के जो सभी पुरुष थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को, जो दास नहीं थे। वहाँ यह सभा थी जो वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार मिलते थे। एक साल में 40 बार कम से कम मिलते थे। 30 साल से ऊपर के जो भी लोग थे उनको पूर्ण वयस्क मताधिकार था। और इन सभाओं में केवल नागरिक भाग ले सकते थे। नागरिकों के लिए योग्यता क्या थी, 30 साल का होना चाहिए था। शासक के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। लॉटरी निकाल के नियुक्तियाँ की जाती थी अन्य पदों पर। सभी नागरिकों की नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी एवं शिल्पकारों के रूप में एंथीस में रहने और काम करने के बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। मतलब जो विदेशी थे और यहाँ पे आके रहते थे एंथीस में, और जो चाहे विदेशी व्यापारी हो या कुछ भी काम करते हो, उनको नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एंथीस में खादानी, खेतों, घरों एवं कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। जो खादानों में काम कर रहे, खेतों में, घरों में, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को, एक प्रकार से दासों को और विदेशी लोगों को नागरिकता नहीं मिलती थी 30 साल के ऊपर के। तो ये प्रजातंत्र गणतंत्र एंथीस के बारे में था। एंथीस क्या था, यूनान और एंथीस, यूनान से रिलेटेड, यूनान में था ये। इसके अलावा कुछ डेट वगैरह दी होती हैं लास्ट में, वो ये देखो। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद, ये भी 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण और दिग्ग निकाय का लेखन। दिग्ग निकाय किससे संबंधित है, कमेंट सेक्शन में बताओ किस धर्म से संबंधित है। ये 2300 साल पहले था। और गण एवं संघ राज्यों का जो अंत हुआ था वो 1500 साल पहले, जो गुप्तों ने इन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ये हम गुप्तों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर था। आई होप बहुत सारी चीज़ें जनपद महाजनपदों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें और बेसिक्स भी बिल्ड हुआ। हमें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, एक एक नए नए वंशों के बारे में। तो हमने ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर जैन के बारे में, और भी जो अन्य धर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।